हाँ, तो मनुष्य के शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में ये जैव प्रक्रिया के क्रम में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप लोग जानते हुएगा कि यह जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह सजीव का लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन का तात्पर्य क्या होता है? यानी जीवों के शरीर में अनेक प्रकार की उपापचय की क्रियाएं होती रहती है या जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। और इन जैविक क्रियाओं के संपादन के क्रम में अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। ये पदार्थ साधारणतः पदार्थ के रूप में नहीं होते हैं, इसमें कुछ विषैलापन पाया जाता है। अगर ये पदार्थ शरीर के अंदर अगर जमा हो जाए तो उस स्थिति में वह उसका हानिकारक प्रभाव जीव जंतुओं के शरीर पर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिससे जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। तो उत्सर्जन का परिभाषा यह होता है कि जीवों के शरीर में उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बेकार अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, यह उत्सर्जन जो है वो जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि बड़े बड़े जीवों में जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, इस सब की शरीर की बनावट जो होती है वो काफी जटिल होती है। इन जीवों में उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। और अन्य जीवों के शरीर में जैसे एक कोशिकीय जीव है या पेड़ पौधा है, उसमें उत्सर्जित पदार्थ निकालने के लिए कोई विशेष अंग या अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो भिन्न-भिन्न माध्यमों से शरीर से बाहर निष्कासित होती है। जैसे कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार संपादित होती है। तो पौधा तो जानते होइएगा कि पौधा की संरचना जो है वह जटिल नहीं होती है और उसके शरीर में यानी ऊतक तक ही पाया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं और उन ऊतकों के द्वारा विभिन्न क्रिया विधियों का संचालन किया जाता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन पत्तियों के माध्यम से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जाता है और अवशिष्ट जलवाष्प जो होते हैं वह भी शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। अन्य उत्सर्जित पदार्थ जो है वह तनों पर जमा हो जाता है जो छाल के रूप में होता है या पत्तियों पर जमा हो जाता है, जो कालांतर में पत्ती के झड़ने से वह पत्ती के साथ साथ उसके शरीर से बाहर निकल जाता है या छाल के रूप में झड़ करके वह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से पत्ती या छाल के माध्यम से या तना के ऊपरी परत पर खोखली परत जमा हो जाती है उत्सर्जित पदार्थ का, जो हवा के झोंका के कारण या अन्य कारणों से वो शरीर से पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके शरीर में उत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है। हालांकि पादप से उत्सर्जित कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि काफी उपयोगी माना गया है और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे कि पादप से उत्सर्जित उपयोगी पदार्थ जो है वह कई उपयोगी तेल भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का तेल होता है, लौंग का तेल हुआ, चंदन का तेल हुआ, जो पौधों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित होता है। उसे जमा करके उसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न कार्यों में करते हैं। उसी प्रकार से ये टेनिन प्राप्त होता है जो पादप का एक उत्सर्जित पदार्थ है। इसका उपयोग चर्म चर्म शोधन में किया जाता है या औषधि के निर्माण में किया जाता है। बबूल, नीम, आम, सहजन आदि के पौधों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में गोंद का निष्कासन होता है, एक लसीला पदार्थ निकलता है। उस लसीला पदार्थ का उपयोग जो है वह गोंद बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिससे ये कैफीन, निकोटीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन आदि पदार्थ जो होते हैं वह उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित होता है और इसका उपयोग व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो पौधों से उत्सर्जित कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में औषधि के निर्माण में या अन्य वस्तुओं के निर्माण में करते हैं और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो ये तो पौधों में उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोई अंग और अंग तंत्र नहीं हुआ, बल्कि उसमें पत्तियों या छाल के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थ जो है वह बाहर से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है। तो मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया के संपादन के लिए विशेष अंगों की व्यवस्था पाई जाती है, यानी अंग तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन नाक, आंख, मुंह, त्वचा, यकृत, मल द्वार आदि के माध्यमों से उत्सर्जित पदार्थ जो है वो बाहर निष्कासित किया जाता है।
और इन पदार्थों को के निष्कासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है गुर्दा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यह किडनी जो है वो अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस क्रम में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, मानव ब्रिक या नेफ्रॉन के बनावट का वर्णन करें। तो ब्रिक हिंदी वर्ड है जिसका अंग्रेजी होता है किडनी, और ये किडनी बनाने वाली जो इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई, उसको कहा गया है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के बनावट का वर्णन करें, ये बराबर पूछा जाता है। तो नेफ्रॉन जो है एक नलिका के रूप में होती है, हालांकि नेफ्रॉन ब्रिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी किडनी का निर्माण जो होता है वो नेफ्रॉन से ही होता है, और किडनी की सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन भी ये नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। एक ब्रिक में यानी मनुष्य के शरीर में आप लोग जानते होइएगा कि दो किडनी होता है। एक किडनी हमेशा कार्य करते रहता है और एक किडनी सुसुप्त अवस्था में पाई जाती है। अगर किसी कारणवश फिर उस किसी व्यक्ति का एक किडनी कार्य करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में दूसरा किडनी जो है वह पुनः कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो व्यक्ति जीवित रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है। उस स्थिति में डायलिसिस की क्रिया के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर से एक किडनी निकाल करके रोगी के शरीर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है। अगर वह किडनी सेट कर गया, तब व्यक्ति के शरीर में ये जो अवशिष्ट और बेकार पदार्थ होते हैं वह शरीर से बाहर निष्कासित होता रहता है नियमित रूप से, और व्यक्ति जीवित बच जाता है। अगर किडनी जो है वह उसके शरीर में पूर्ण रूप से सेट नहीं करता है या कार्य नहीं करता है, तो इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो किडनी जो है वह उत्सर्जन की क्रिया के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह किडनी का जो सूक्ष्मतम इकाई है, यानी उसको बनाने वाला जो इकाई है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख ब्रिक नलिकाएं होती है। इन नलिकाओं को ही नेफ्रॉन कहा गया है। जो नली या पाइप के रूप में होता है, यह यू आकार की नली होती है जिसमें विभिन्न पदार्थों के जो अणु हैं वह संग्रहित होते रहते हैं। आप लोग जानते होइएगा कि जीवों के शरीर में भोजन का पाचन होता है, और जब पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण रूप में संपादित हो जाती है, तो उसमें से प्रोटीन के अणु होते हैं या अन्य पदार्थ के अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यह सब जो है छोटी आंत के द्वारा जब अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसे ब्रिक नलिका में भेज दी जाती है। और ब्रिक नलिका में तीन क्रिया का संपादन मुख्य रूप से होता है। एक जो होता है उसको छानने की क्रिया होती है, यानी फिल्टराइजेशन होता है। उसको छान करके दो बार उसको छानने की क्रिया होती है। एक बार छान करके जो है वो उपयोगी पदार्थ, उसमें से प्रोटीन के अणु या कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि पदार्थ के जो अणु होते हैं वह छान करके रक्त में भेज दिया जाता है, जहां ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी का निर्माण होता है, और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में जैविक क्रियाओं के संपादन में किया जाता है। और पुनः जो एक बार और फिल्टराइजेशन होती है, डबल फिल्टराइजेशन के बाद, यानी छानने के बाद जो फिर अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, बाह्य जल होता है, वह मूत्राशय में भेज दिया जाता है, और जहां से वह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से किडनी या नेफ्रॉन किडनी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और किडनी की संपूर्ण क्रियाविधियों का संचालन नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। इसमें नेफ्रॉन की बनावट के वर्णन का करना जो है उसके संदर्भ में आपको इस ढंग से लिखना होगा, और इसका चित्र भी जो है वो आप बना दीजिएगा, जिससे आपको पूरा पूरी नंबर मिलेगा। और ये 4-5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेफ्रॉन की संरचना इस प्रकार से होती है, आप लोगों की पुस्तक में दिया गया होगा, और इसको सचित्र अच्छे ढंग से बना करके उसका नामांकित चित्र बना दीजिएगा। इससे क्या होगा, तो आपको माने पूरा नंबर मिलेगा। पेंसिल से चित्र बनाना चाहिए। तो नेफ्रॉन की बनावट का वर्णन आप लोगों को पूछा जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी जान लिए होइएगा कि डायलिसिस क्या होता है।
तो डायलिसिस जो होता है वह प्रक्रिया है जो रक्त में उपस्थित जो छोटे छोटे अणु होते हैं, पदार्थों के अणु, उसको छान लिया जाता है और छान करके उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे शरीर के अंदर भेजा जाता है और अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि किसी का अगर किडनी खराब हो गया तो उस रोगी का उपचार किस ढंग से होगा। तो कृत्रिम रूप से डायलिसिस की क्रिया के द्वारा कुछ दिनों तक उस व्यक्ति को जीवित रखा जा सकता है अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो, या नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति से किडनी लेकर के उसके शरीर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है और अगर वो कार्य करने लगे तो जीवित रह सकता है। अगर वो नहीं कार्य करे तो किडनी फेल होने के बाद व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं या बेकार पदार्थ वो छन करके शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कभी-कभी उपयोगी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में एनर्जी का निर्माण नहीं होता है। जब तक हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण नहीं होगा, तो जैविक क्रियाओं का संपादन संभव नहीं है विदाउट एनर्जी। तो एनर्जी के निर्माण में जो होता है या अवशिष्ट और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में ये उत्सर्जन की क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होती है, जो किडनी के द्वारा संपादित किया जाता है। लीवर से जो है वह यूरिक एसिड निकलता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। त्वचा के माध्यम से जल या ये सोडियम क्लोराइड जो है वह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। आंख से भी जल के माध्यम से या नाक से जल के माध्यम से जो है कुछ उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वह शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार ये उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम आशा करते हैं आप लोग जान लिए होइएगा। अब देखिए, ये अगला है चैप्टर 2 के तहत नियंत्रण और समन्वयन। यानी जीवों के शरीर में जो है वह नियंत्रण की क्रिया होती है या समन्वयन की क्रिया होती है। यानी विभिन्न कार्यों का जो संचालन किया जाता है, इसको समुचित ढंग से संचालित करने में विभिन्न अंगों का विशिष्ट योगदान होती है। अगर नियंत्रण की क्रिया नहीं हो तो हम ठीक ढंग से न तो बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न किसी भी आवेग के प्रतिकूल अपना व्यवहार कर सकते हैं या उससे बचने का उपाय कर सकते हैं। इसीलिए नियंत्रण और समन्वयन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है वह समन्वयन की क्रिया संपादित करने के लिए विशेष तंत्र पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। इन नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार के आवेगों को ग्रहण किया जाता है और उसके अनुकूल व्यवहार की जाती है। मनुष्य के शरीर में ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बराबर पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। और ये तंत्रिका कोशिका से ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। हालांकि मानव के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से मेरु, रज्जु और तंत्रिका, इस तीनों अंगों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि मस्तिष्क जो है वो आप लोग जानते ही होइएगा, ये कंट्रोल रूम है मानव बॉडी का। किसी भी क्रियाओं के संपादन में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण योगदान होती है। उसी प्रकार से मेरु रज्जु मतलब वह रीढ़ की हड्डी जो हमारी पीठ में पाई जाती है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आवेगों का जो है वह संचालन किया जाता है। शरीर के विभिन्न भाग में होने वाले जो क्षति होते हैं या आवेग होते हैं उसे ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद वो मस्तिष्क के द्वारा उसके प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए अन्य अंगों को प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मेरु रज्जु का भी विशेष योगदान होती है। और तंत्रिका कोशिका जो होती है वो शरीर में होने वाले विभिन्न आवेगों को ग्रहण करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग जानते ही होइएगा कि जब किसी व्यक्ति का पांव अचानक किसी तेज हथियार पर पड़ जाए, कांटे पर, कील पर या आग पर या पानी पर, तो तुरंत हम लोग पांव उठा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इस क्रम में ऐसा मुख्य रूप से कई क्रियाएं संपादित होती है। जब किसी व्यक्ति का पांव अचानक मान लिया जाए आग पर पड़ जाए तो उसमें वहां की कोशिकाएं जो है क्षतिग्रस्त होती है और वहां से तंत्रिका कोशिका जो है
उस आवेग को लेकर के, माने वो जो जल रहा है, कोशिका जो क्षतिग्रस्त हुआ है, वह इंफॉर्मेशन लेकर के मेरु रज्जु को पहुंचाती है। अब मेरु रज्जु जो है तुरंत वो सारा इंफॉर्मेशन मस्तिष्क को पहुंचाता है। मस्तिष्क के द्वारा ये प्रेरणा दी जाती है कि पाँव को उठा लो, आंख को ये प्रेरणा दी जाती है कि तुम उसे देखो, हाथ को प्रेरणा दिया जाता है कि वो हाथ से उसको साफ करके देखो कि वहाँ क्या हुआ है। तो इतनी क्रियाओं का संपादन जो होती है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तभी हम उसको ठीक ढंग से समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है जबकि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करता है, तो शरीर में होने वाले क्षति के संबंध में उसे जानकारी नहीं मिल पाती है। आप लोग जानते हुएगा, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उस समय हमें एक विशेष दवाई दी जाती है। उस दवा का फंक्शन यह होता है कि तंत्रिका तंत्र जो है वह कार्य करना बंद कर दे, और उसकी सूचना जो है, शरीर में होने वाली क्षति की सूचना जो है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचे। तो मस्तिष्क तक जब वह सूचना नहीं पहुंचेगी तो इस स्थिति में जो है वह उसके संबंध में व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलेगी और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यही कारण है कि ऑपरेशन के समय में डॉक्टर उसके चीरता रहता है, फाड़ता रहता है, ब्लडिंग होती रहती है, लेकिन उसे दर्द की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब उस सुई का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है, उस रासायनिक पदार्थ का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर धीरे धीरे उसे दर्द की अनुभूति होने लगती है। तो यही तंत्र का तंत्र जो है, उसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क जो है उसके अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो मस्तिष्क का केंद्रीय भूमिका है विभिन्न आवेगों को ग्रहण करने और उसके अनुरूप क्रियाविधियों को संपादित करने में मस्तिष्क सहायता प्रदान करती है। अब देखिए, इसमें ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है या तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसके उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अंग्रेजी में तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा गया है। ये न्यूरॉन की बनावट जो है वह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सचित्र वर्णन करें बराबर पूछा जाता है। तो न्यूरॉन की बनावट में ये तीन संरचनाएं होती है। न्यूरॉन का पहली संरचना होता है, माने तीन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन में। डेंड्राइट्स होता है, उसके बाद एक्सॉन होता है, और एक क्रिया जो होती है वह डेंड्राइट्स, एक्सॉन और उसके एक पार्ट और होते हैं साइट्रॉन। तो डेंड्राइट्स के द्वारा विभिन्न आवेगों को ग्रहण किया जाता है, और एक्सॉन उस आवेग को लेकर के साइट्रॉन तक पहुंचाती है। फिर पुनः दूसरी कोशिका में वो आवेग प्रवेश करता है, और इस ढंग से उसका स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों में होता है। तो हमारे विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में तंत्रिका कोशिका के माध्यम से आवेग का स्थानांतरण होता है, और ये स्थानांतरित होते होते मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने के पश्चात उसके अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा दिया जाता है, या अन्य अंगों को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। मनुष्य के शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार संपादित होता है, उन क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो व्यक्ति के द्वारा नहीं संपादित होता है, उसमें ये मेरु रज्जु का योगदान होता है, या शारीरिक संरचना के द्वारा ही उसका संपादन होता है। जैसे कि हाथ उठाना, किसी को मारना, चलना, ये सारी क्रियाएं जो होती है वह ऐच्छिक क्रिया होती है, और ये व्यक्ति की इच्छा के अनुसार संपादित किया जाता है। उसी प्रकार से कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये अनैच्छिक क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कोई हम अगर खतरनाक चीज देख लेते हैं, भयानक चीज देखते हैं, अचानक डर जाते हैं, या शरीर कांपने लगता है, शरीर से पसीना आने लगता है, तो ये डरने का लक्षण होता है। व्यक्ति लाख चाहे कि पसीना नहीं आए, लोग नहीं डरे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि भोजन का पचना, यह भी जो है वह अनैच्छिक क्रिया ही है। छींकना, खांसना, अचानक चीखना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसके संपादन में मेरु रज्जु का योगदान होता है। मेरु रज्जु के द्वारा वह नियंत्रित होती है, तो इस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि मनुष्य के शरीर में यह विभिन्न क्रियाओं के संपादन में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब मस्तिष्क के बनावट के क्रम में आपको, आप लोगों को बराबर पूछा जाता है, मस्तिष्क के बनावट का वर्णन करें।
तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हालाँकि मस्तिष्क के महत्व के रूप में आप लोग जानते ही होइएगा कि मस्तिष्क एक कोमल संरचना होता है और जिसके द्वारा सभी क्रियाओं का संपादन होता है। अगर शरीर का कोई पार्ट या कार्य नहीं करे तो उसको काट के हटा भी दिया जा सकता है, अब व्यक्ति जीवित रहेगा। लेकिन अगर मस्तिष्क कार्य नहीं करे तो उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है और मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी जीव के लिए। मस्तिष्क मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ज्यादा विकसित होता है, इसीलिए मनुष्य विवेकशील प्राणी माना गया है और इस पृथ्वी पर का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। अन्य जीवों में मस्तिष्क होती है लेकिन उतना क्रियाशील नहीं होता है, जिसके कारण वह जो है उतने श्रेष्ठ प्राणी के कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना के क्रम में हम देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्रमस्तिष्क, एक को अनुमस्तिष्क और एक को मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और ये अग्रभाग के द्वारा जो है वह संपूर्ण मस्तिष्क के आयतन का 2/3 भाग होता है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन होता है। जैसे कि हम मैंने किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, स्पर्श या गंध का बोध होता है हम लोगों के शरीर पर। और मान लो मच्छर काटता है या कोई आदमी हाथ देता है तो हम लोग समझ लेते हैं। क्यों समझते हैं, किस प्रकार समझते हैं, तो इसमें मस्तिष्क का ही योगदान होता है। इसमें अग्र मस्तिष्क जो होता है जिसे प्रमस्तिष्क कहा गया है, इसका विशेष योगदान होता है। उसके बाद प्रमस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य है कि यह मानसिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है। इसमें ही स्मरण शक्ति होती है। हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं, याद करते हैं, देखते हैं या याद रहता है तो ये स्मरण शक्ति का केंद्र माना गया है। इसमें जागरूकता पाई जाती है, तर्क शक्ति पाई जाती है, सोचने और समझने की शक्ति जो है वो प्रमस्तिष्क में ही पाया जाता है। प्रमस्तिष्क के कारण ही हम दर्द, गर्मी, ठंडा इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर प्रमस्तिष्क काम नहीं करे तो इन क्रियाओं के संबंध में हम जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार के स्वाद की जो अनुभूति होती है वह प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से यह प्रमस्तिष्क से मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा विभिन्न क्रियाओं का संपादन किया जाता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा भाग है जिसका नाम है अनुमस्तिष्क। इसे मध्य मस्तिष्क भी कहा गया है। मध्य मस्तिष्क के द्वारा मुख्य रूप से संतुलन की क्रिया संपादित की जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं तो चलने के क्रम में शरीर के विभिन्न अंग आपस में संतुलित होती है। दौड़ने के क्रम में, बातचीत करने के क्रम में हम देखते हैं मुंह में जी, ओठ, उसके बाद ये अन्य जो दांत, जबड़ा, ये सब जो है आपस में संतुलित होती रहती है और संतुलित रूप से विभिन्न क्रियाओं का संपादन करती है जिससे हम लोग बोल पाते हैं। अगर अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो शरीर में संतुलन की क्रिया नहीं हो पाएगी। हम लोग नहीं चल पाएंगे, साइकिल नहीं चला पाएंगे, पेंसिल नहीं उठा पाएंगे या किसी वस्तु को जो उठाते हैं, ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सब कार्य करने में जो है कठिनाइयों का अनुभव होगा। जैसे कि जो व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में एल्कोहल का उपयोग करता है यानी शराब पीता है तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है जिसके कारण उसका शरीर असंतुलित हो जाती है। वो बोलना चाहता है कुछ लेकिन बोल कुछ देता है, चलना चाहता है आगे पीछे लुढ़क जाता है, यानी उसका शरीर ठीक ढंग से संतुलित नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह होता है कि अनुमस्तिष्क उसका ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा भी विभिन्न कार्यों का संपादन होती है जैसे कि हृदय का धड़कना, रक्त परिसंचलन, उसके बाद सांस लेने की क्रिया, लार का स्त्रवण, हार्मोन का बनना और उसे नियंत्रित करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संपादन करना। ये सभी क्रियाएं जो होता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है वह संपादित की जाती है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके द्वारा विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। अब मोटे तौर पर ऐसा भी कभी-कभी पूछा जाता है कि मस्तिष्क के द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं या मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन करें। तो मस्तिष्क के कार्य में यह है आवेगों का ग्रहण करना, किसी भी आवेग को ये ग्रहण करता है, ग्रहण किए गए आवेगों के प्रतिकूल कार्य करने की प्रेरणा देना, संवेदी अंग जितने भी होते हैं हमारे शरीर में, तंत्रिका कोशिका होती है, सबके आवेगों को ये ग्रहण करता है
और उससे उद्दीपन को प्राप्त करता है। शारीरिक क्रियाओं के बीच वह संतुलन स्थापित करता है। किसी भी सूचनाओं को संग्रहित करने का भी काम करता है। हम लोग किसी बात को जो याद रखते हैं, यह प्रमस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के केंद्र होते हैं। उसके माध्यम से जो है हम किसी प्रकार की सूचना को याद रख पाते हैं। जैसे कोई पूछेगा, आप ये अगरबत्ती का गंध का अनुभव कैसे कर पाते हैं, या गैस लीकिंग होता है तो कैसे समझ लेते हैं? तो ऐसा समझिए कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल ए चांस सबसे पहली बार अगरबत्ती कहीं जला होगा तो आप किसी से पूछे होइएगा, आपको बताया गया होगा कि अगर यह अगरबत्ती का गंध है। उस समय में वो अगरबत्ती का गंध जो है वह प्रमस्तिष्क में घ्राण केंद्र होता है, वहां पर वह स्टोरेज हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। जब कभी अब आपके जीवन में कहीं अगरबत्ती का गंध माने अगरबत्ती जलेगा तो ऐसा गंध आप अनुभव कीजिएगा, तो आप बता सकते हैं कि यह अगरबत्ती का गंध है। वैसे ही गैस लीकिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए चांस आपको किसी अन्य व्यक्ति से उसके संबंध में सूचना मिलती है, और वह गंध जो है प्रमस्तिष्क में एक जगह जो है वह सुरक्षित रह जाता है, यानी सेव हो जाता है। फिर कभी अगर उस प्रकार का गंध आपके समक्ष उत्पन्न होता है तो आपको याद आ जाती है। कुछ आदमी का स्मरण शक्ति कमजोर होता है, प्रमस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो उस समय में उसे याद नहीं रहता है। लेकिन प्रायः अधिकांश लोगों को याद रहता है, और इसी के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और उस सूचना के आधार पर विभिन्न क्रियाओं का संपादन होता है। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में मेरुरज्जु का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग जानती होइएगा, हमारे पीठ में एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसको मेरुरज्जु कहा गया है। मेरुरज्जु में 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं होती है। अब इन तंत्रिकाओं का क्या काम है? तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग में जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों के बारे में सूचनाएं सबसे पहले मेरुरज्जु को प्राप्त होती है, और मेरुरज्जु जो है उन सूचनाओं को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अब मस्तिष्क के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करने का या उसके प्रतिकूल क्रिया करने की जो है वह प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की प्रेरणा दी जाती है, हमारा अंग काम करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी को अगर कट जाता है तो उसकी सूचना सबसे पहले मस्तिष्क को मेरुरज्जु के माध्यम से मिलता है। मस्तिष्क तुरंत उसका अगर विकसित रहता है, तुरंत वो किसी कपड़ा लेकर के उसको बांधेगा, डिटॉल लाएगा या डिटॉल खोजेगा, रुई लाएगा, पट्टी बांधेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करता है, तो वो खून को देखते ही वहां बेहोश हो जाएगा, उसे अचेतन हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया। फिर हम लोग पानी का झुका देते हैं, या कुछ क्षण के बाद जो है सो देखते हैं कि उसे पुनः चेतना आती है, और उसका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है मस्तिष्क, और लोगों को उसके संबंध में फिर जानकारी माने वास्तविक स्थिति के संबंध में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मेरुरज्जु जो है वो विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करती है। तो मेरुरज्जु भी यह मानव शरीर में जो है वह विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि मनुष्य के शरीर में कुछ क्रियाएं जो होती है उसका नियंत्रण और समन्वय की क्रिया हार्मोन के द्वारा संपादित किया जाता है। अब यह हार्मोन क्या है? तो आप लोग जानती होइएगा, हार्मोन एक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं